नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और आप बने रहिएगा अगले आधे घंटे तक हमारे साथ, क्योंकि खबर में दम है। दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने अपने पिता पर बचपन में यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। शनिवार को महिला आयोग की ओर से आयोजित पुरस्कार समारोह में उन्होंने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि जब मैं बच्ची थी तब मेरे पिता ने मेरा यौन उत्पीड़न किया था। दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने अपने बचपन के पन्नों को खोला है और अपने पिता पर ही यौन उत्पीड़न का आरोप लगा दिया। अपनी आपबीती सुनाते हुए उन्होंने ये बात कही। मालीवाल ने यह भी कहा कि बचपन में उनके पिता उन्हें मारते पीटते थे, इससे सहम कर वो बिस्तर के नीचे छिप जाया करती थीं। मेरे अपने फादर मेरा यौन शोषण करते थे जब मैं छोटी थी। बहुत मारते थे, बहुत पीटते थे। जब वो घर में आते थे तो बहुत डर लगता था। मैं कई बार बिस्तर के नीचे छुप जाती थी और पूरी रात प्लानिंग करती थी कि किस तरीके से महिलाओं को उनका हक दिलाऊंगी और इस तरीके के आदमी जो महिलाओं के साथ शोषण करते हैं, बच्चियों के साथ शोषण करते हैं, उनको सबक सिखाऊंगी। वहीं स्वाति मालीवाल ने कहा कि जब इंसान ज्यादा अत्याचार सहता है तभी वो दूसरों का दर्द भी समझ पाता है। यही दर्द उनके अंदर आग पैदा करता है। इस आग से वो पूरा सिस्टम हिला देता है। उनके साथ भी शायद यही हुआ। मुझे अभी तक याद है कि जब वो मारने पे आते थे तो वो चोटी से मुझे पकड़ते थे और दीवार पे जोर से पटक देते थे। खून बहता रहता था, बहुत तड़प होती थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक इंसान जब बहुत अत्याचार सहता है तभी वो दूसरों का दर्द समझ पाता है और तभी वो उसके अंदर एक ऐसी आग जागृत होती है जिससे कि वो ये पूरा सिस्टम हिला पाता है। शायद मेरे साथ भी यही हुआ और हमारे जितने भी अवॉर्डीज हैं उन सबकी भी कुछ ऐसी ही कहानी है। संघर्ष के साथ जिंदगी को कैसे जीना है और कैसे एक सकारात्मक सोच आगे लेके चलनी है, ये सारे हमारे अवॉर्डीज ने हमको आज प्रेरणा दी है। स्वाति मालीवाल से पहले हाल ही में दक्षिण भारतीय फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री खुशबू सुंदर ने पिता पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि जब वो 8 साल की थीं तब उनके पिता ने उनका यौन उत्पीड़न किया। वो बोली कि जब किसी का यौन उत्पीड़न होता है तो भले वो इस सदमे से उबर जाएं, इसका असर ताउम्र रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अब हर वर्ग को साधने में जुट गई है। एससी, एसटी, महिला, युवा सभी के बाद अब बीजेपी की नजर ओबीसी वोटर्स पर है। बीजेपी अब ओबीसी वर्ग के नाराज नेताओं को चुनाव से पहले साध रही है ताकि हर विधानसभा सीट पर ओबीसी वोट बैंक को मजबूत किया जा सके। वहीं कांग्रेस का यह दावा है कि ओबीसी कांग्रेस के साथ है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी हर कमजोर कड़ी को मजबूत करने में जुटी हुई है और यही वजह है कि हर एक वर्ग को साधने में जुटी हुई है। भाजपा की कमजोर कड़ी ओबीसी वोटर्स को अब पूरी तरह से साधने में जुट गई है, क्योंकि ओबीसी वोटर्स का प्रभाव मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा है और ऐसे में नाराज ओबीसी नेताओं को अब अपने साथ साधने में जुटी हुई है और मकसद यही है कि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग का जो वोट बैंक है वो अपने साथ लेकर आ सके और सत्ता की सीढ़ी तक बेहद आसानी से भारी मतों से जीतकर पहुंच सके। एमपी विधानसभा चुनाव हर हाल में बीजेपी इस बार जीतना चाहती है, जिसको लेकर बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है और उसका फोकस ओबीसी वोटर्स पर भी है। दरअसल प्रदेश में 40 से 45% ओबीसी वोटर्स चुनाव में जीत और हार की निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 2018 के विधानसभा चुनावों में कुछ सीटें गंवाने के बाद बीजेपी अब 2023 में हर क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। ओबीसी वर्ग के बीच मजबूत पकड़ रखने वाले नेताओं की नाराजगी को दूर करने की रणनीति भी बीजेपी ने तैयार कर ली है। ग्वालियर, बुंदेलखंड, भिंड में ओबीसी वोटर्स के बीच अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करने पर बीजेपी का फोकस है। ओबीसी वोटर्स को साधने को लेकर बीजेपी का यह कहना है कि हमारी नजर तो हर एक वर्ग पर है, सबका साथ, सबका विकास, यही हमारा लक्ष्य है। हमारी नजर तो हर एक पर है। समाज के हर जाति वर्ग मत मतांतर पंथों के लोगों के पर हमारी नजर है। सबका साथ सबका विकास हमारा ध्येय है। महिला हो या पुरुष हो या अन्य वर्ग हो, किसी
हमको भी हम अछूता नहीं छोड़ने वाले। इसलिए एससी भी, एसटी भी, ओबीसी भी, महिला भी, अल्पसंख्यक भी, सबका विकास इस सरकार में हुआ है, सबने योजनाओं का लाभ लिया है। इसलिए उनसे संपर्क भी करेंगे, छोटे नेता हों या बड़े नेता हों, या गांव में रहने वाले ओबीसी हों या शहर में रहने वाले एससी एसटी हों, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। वहीं ओबीसी वोटर्स को लुभाने के बीजेपी की रणनीति पर कांग्रेस का यह कहना है कि ओबीसी वोटर्स या एससी एसटी वोटर्स हों, गोविंदपुरा का दशहरा मैदान इस बात का गवाह है कि लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। हर वर्ग के लोग सरकार के खिलाफ इकट्ठा हुए क्योंकि लोग परेशान हैं। महंगाई से, बेरोजगारी से आम जनता त्रस्त है, जिससे सरकार इन्हें राहत नहीं दिला पा रही। बीजेपी की ओबीसी ही नहीं और कोई वर्ग भी नहीं सुनने वाला है और इस बार ये सब कांग्रेस का साथ देंगे। ये ओबीसी वोटर हो, एससी वोटर हो, एसटी वोटर हो, ये गोविंदपुरा का दशहरा मैदान इस बात का गवाह है कि लाखों लोग इकट्ठे हुए, हर वर्ग के, ये सब सरकार के खिलाफ थे। तो इनके साथ है क्या भाई? सवाल है, लोग परेशान है महंगाई और बेरोजगारी से, उस पर राहत दे नहीं पा रहे हो, लगातार बढ़ रही है, लोगों पे कर्जा बढ़ रहा है। तो ये जो वजह है, इससे ना ओबीसी इनसे सदने वाला है, ना एससी, ना एसटी, ना जनरल, ये सब कांग्रेस को वोट देंगे और बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे और इनकी सरकार किसी भी हालत में नहीं बन सकती। इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार सियासत की सुई एक बार फिर ओबीसी वर्ग की ओर घूम गई है। अब इसे जरूरत कह लें या सियासी मजबूरी, लेकिन 2023 का विधानसभा चुनाव ओबीसी के साधे बिना कोई सियासी दल जीत नहीं सकता। रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ बीजेपी और कांग्रेस चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। दोनों सियासी दल जमीनी जमावट को मजबूत करने में जुट गए हैं, लिहाजा लगातार दोनों पार्टीज के बड़े नेता प्रदेश भर का दौरा कर रहे हैं। चंद महीनों बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल जानते हैं कि मुकाबला इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 2018 में जिस तरीके के चुनावी परिणाम आए थे वो काफी चौंकाने वाले थे। बीजेपी का वोट परसेंटेज ज्यादा था पर कांग्रेस को सीटें ज्यादा मिल गई थी और कांग्रेस ने सत्ता पर अपना कब्जा बना लिया था। बहरहाल इस बार भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल जमीनी जमावट को लेकर खासा जोर दे रहे हैं। यही वजह है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ के निर्देश के बाद अब सभी 230 विधानसभा में कांग्रेस ने मंडलम और सेक्टर का गठन जो है वो कर लिया है। हालांकि पन्ना प्रभारियों की नियुक्ति अभी भी बाकी रह गई है, जिसको लेकर कांग्रेस दावा कर रही है कि काम भी जल्द ही कर लिया जाएगा। इससे सीधा सीधा एक मतलब निकाला जा सकता है कि बीजेपी की तरह ही अब कांग्रेस भी जमीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टीम लेकर काम करने की कोशिश कर रही है, ताकि बूथ से लेकर घर घर तक कांग्रेस पार्टी की रीति नीति को पहुंचाया जा सके और इन चुनावों में ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल किए जा सके। अब देखना होगा कि कांग्रेस और बीजेपी की कोशिशें कितनी रंग लाती हैं और जनता इस बार सत्ता का सरताज किसे बनाती है। पीसीसी अध्यक्ष बनने के बाद कमलनाथ ने नए सिरे से संगठन को गढ़ने की कवायद की शुरुआत की, जिसका असर अब जमीन पर दिखने लगा है। थोड़ा लेट ही सही, लेकिन कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनावों के चंद महीने पहले मंडल सेक्टर कमेटियों की नियुक्तियां सभी 230 विधानसभा में कर दी है। हालांकि पार्टी अभी पन्ना प्रभारी नहीं बना पाई है। कांग्रेस संगठन प्रभारी राजीव सिंह ने कहा कि पन्ना प्रभारियों की नियुक्ति भी जल्द हो जाएगी। पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं की बूथ लेवल पर बैठक चल रही है और पार्टी की रीति नीति को लेकर इसे घर घर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। देखिए, कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चुनाव की तैयारी कर चुकी है और हमारे जो भी संगठन का ढांचा मंडल और सेक्टर का बनना था वो पूरी 230 विधानसभा में हमारा संगठन का ढांचा बन गया है। अब हम लोग अग्रिम कार्यक्रम में हम लोग पन्ना प्रभारी की, हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं वो पन्ना प्रभारी बना रहे हैं, तो वो भी मेरे को लगता है बहुत जल्दी पन्ना प्रभारी का काम भी हम लोगों का पूरा हो जाएगा। वहीं कांग्रेस की जमीनी जमावट को मजबूत करने के दावे पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि हाल ही में हुए नगरीय निकाय और पंचायत के चुनावों में कांग्रेस को बूथ पर बैठने के लिए कार्यकर्ता तक नहीं मिले थे और पार्टी को पेड वर्कर्स का इंतजाम करना पड़ा। बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी ने कहा कि कांग्रेस की सारी नियुक्तियां और अभियान एक दिन सुर्खियां बटोरने वाले होते हैं। जमीनी जमावट के कांग्रेस कितने भी दावे कर ले, लेकिन बीजेपी के आगे सब कुछ फेल है। एमपी की जनता चुनाव में बीजेपी को ही जिताएगी।
देखिए, कांग्रेस के जितने भी दावे हैं सब खोखले हैं। चाहे मंडलम की बात करें, चाहे उनके योजनाओं की जो अभियान चलाते हैं उनकी बात करें, वो एक दिन की सुर्खियां बटोरने के लिए तो होती हैं। इसके विपरीत जब नगर निगम के चुनाव थे तो इनको जब बूथ पे कार्यकर्ता बिठाने थे तो पेड वर्करों को बिठाया। कांग्रेस से कार्यकर्ता दूर हो चुका है, जनता दूर हो चुकी है, और आने वाले समय में मेरे को लगता है कि मध्य प्रदेश के जो चुनाव हैं उसमें कांग्रेस डबल डिजिट में भी नहीं आने वाली है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर में हो सकते हैं, लेकिन प्रदेश के दोनों ही प्रमुख सियासी दल पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में अभी से उतर गए हैं। वासु चौरे, न्यूज 18 भोपाल। छत्तीसगढ़ में इस वक्त प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी के प्रदर्शन से पहले सीएम भूपेश बघेल ने अपना दांव चल दिया है और गरीबों को पक्का मकान दिलाने के ऐलान कर दिए हैं और अब उसके लिए सर्वे की घोषणा कर दी गई है। पीएम आवास के मुद्दे पर इस वक्त बीजेपी सत्ता पक्ष पर हमलावर है। लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी भी बीजेपी ने 15 मार्च को कर रखी है। विधानसभा घेरने वाली है बीजेपी और कई लाख कार्यकर्ताओं को लाने का दावा भी यहां पर किया जा रहा है। लेकिन ठीक उससे पहले ही सरकार ने एक नया दांव चल दिया है। जनसंख्या सर्वे कराने की बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है, जो अब वार पर पलटवार की तरह दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में जहां पीएम आवास को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, वहीं चुनाव से पहले सीएम भूपेश बघेल ने इस मामले में बड़ा चुनावी दांव खेला। बीजेपी के तमाम आरोपों और प्रदर्शन की तैयारियों के बीच सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि यदि केंद्र सरकार आवास योजना के हितग्राहियों का सर्वे नहीं कराती तो राज्य सरकार खुद ही 1 अप्रैल से 30 जून के बीच ये सर्वे कराएगी। सीएम का कहना है कि 2011 के बाद कितने पक्के मकान बने हैं उनकी जानकारी जुटाई जाएगी। मकानों के सर्वे के साथ ही केंद्र सरकार की योजना के तहत बने शौचालयों का भी सर्वे होगा और डेटा आने के बाद सरकार आगे की रणनीति तैयार करेगी। पहले डाटा तो आ जाए, क्योंकि बहुत जगह शिकायतें मिल रही है कि पेमेंट नहीं हुआ, कई जगह बना नहीं है। अब बस्तर चूंकि वहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र था तो वहाँ तो निर्माण हुए नहीं थे। भारत सरकार से हमने कहा भाई कि वहाँ 12,000 में नहीं बन सकता, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत पैसा लगेगा, मिस्त्री भी नहीं मिलेगा, तो दूर दूर से मिस्त्री भी आएंगे, तो इसलिए उसको 12,000 से बढ़ा के 20,000 कर दिया जाए। जहाँ जिन ब्लॉकों में, जिन गाँवों में शौचालय नहीं बना है वहाँ तो बनाना पड़ेगा ना। यदि 100% आप ओडीएफ घोषित करना चाहते हैं तो वो जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र जहाँ छूटे हैं वहाँ फिर से बनाना पड़ेगा। लेकिन ये जो है अभी जैसे सेल्फी खिंचवा रहे हैं गैस सिलेंडर के साथ, तो शौचालय के साथ भी सेल्फी खिंचवाए तो पता चल जाए कितने शौचालय का उपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है। इधर बीजेपी पीएम आवास को लेकर कई बार प्रदर्शन कर चुकी है और अब 15 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी। दावा किया गया है कि 1 लाख से ज्यादा लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। बजट की बातों के बाद तो बिल्कुल स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ में आवासहीनों को प्रधानमंत्री आवास नहीं दे रहे हैं, आवास नहीं दे रहे हैं और इसका प्रखर विरोध भारतीय जनता पार्टी आने वाले 15 मार्च को करने वाली है। विधानसभा का पूरी सरकार को घेरा जाएगा और उसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम सूची भी लेकर आएंगे। जो 2011 और 2016 की सर्वे सूची है वह भी हम मुख्यमंत्री जी को देंगे। अब लाखों लोगों ने प्रदेश में आपने आवेदन दिया है मुख्यमंत्री जी के नाम, वह भी हम मुख्यमंत्री जी को देंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव वैसे तो साल के आखिर में है, लेकिन अभी से सियासी दांव-पेच देखने को मिल रहे हैं। पीएम आवास के मुद्दे पर छिड़ी इस सियासत के बीच ये बताने को कोई तैयार नहीं है कि गरीबों के हक का पक्का मकान उन्हें कब मिलेगा। गरीबों को पक्का मकान दिलाने की इस योजना के नाम पर प्रदेश में जमकर सियासत हो रही है, लेकिन देखने वाली ये बात है कि सरकार ने अपना दांव तो चल दिया है। अब प्रदर्शन के जरिए ये पता चल पाएगा कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी आने वाले समय में किस तरह की रहती है। हालांकि विधानसभा घेराव की रणनीति बीजेपी ने तय कर ली है, लेकिन सरकार ने जो दांव चला है उसका तोड़ अब तक बीजेपी नहीं ढूंढ पाई है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या चुनाव से ठीक पहले पीएम आवास का मुद्दा सरकार बीजेपी से छीन लेती है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर।
और छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारी अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें बजट से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन जब बजट आया तो इन कर्मचारियों के लिए इसमें कोई घोषणा ही नहीं थी। अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार प्रदेश के अनियमित कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद में उन्हें उम्मीद जगी कि बजट में उन्हें जरूर कुछ मिलेगा। हालांकि बजट में उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। इसके बाद में लगातार कर्मचारी संगठन और लामबंद हो गए हैं और प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। देखना यह है कि सरकार उनके लिए क्या आगे चलकर घोषणा करती है। छत्तीसगढ़ के 2,33,000 कर्मचारी अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार जो बजट पेश हुआ उससे कर्मचारियों को काफी उम्मीद थी। हालांकि बजट में उनके नियमितीकरण को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई। इसके बाद कर्मचारी अनियमितीकरण की मांग को लेकर रायपुर में बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। वहीं सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि सभी विभागों से जानकारी मांगी जा रही है। समिति की बैठक भी हो गई है। अभी तक के जो विभिन्न विभागों से संविदा कर्मी, दैनिक भोगी और तमाम प्रकार के 4-5 कैटेगरीज हैं, उसके बारे में जानकारी मंगाए हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार ने वादा खिलाफी की है, आगे भी कर्मचारियों को कुछ नहीं मिलने वाला। देखिए, सरकार, मैं बार बार कहता हूं इस बात को, ये भ्रमित करने वाली सरकार किसी की मांग पूरा नहीं करेगी है। और नियमितीकरण के नाम पर कमेटी बनाया, अब इन्हीं का कहना है कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ रही है, तो कमेटी कौन बनाया, कमेटी में कौन लोग हैं? तो ये राज्य सरकार के ही लोग हैं। इसका मतलब है कि जो आपकी समय सीमा का निर्धारण होता है उसका उल्लंघन कमेटियां करती है। सीएम भूपेश बघेल के अलग अलग विभागों से जानकारी मांगने से कर्मचारी खुश हैं। कर्मचारियों को उम्मीद जगी है कि चुनावी साल में सरकार कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर अलग से घोषणा कर सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस तरह से कहा कि लगातार जानकारी मंगाई जा रही है, इसके बाद एक बार फिर से उम्मीद जागी है। देखना यह है कि क्या सरकार चुनाव के ठीक पहले इसकी घोषणा करती है, क्योंकि चुनावी साल है और कर्मचारियों की संख्या भी काफी अधिक है। हालांकि इस बीजेपी का कहना है कि सरकार लगातार छलावा कर रही है और आने वाले समय में भी कुछ मिलने वाला नहीं है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और रायपुर से एक अहम खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से सर्वे करवाया जाएगा। दरअसल सीएम भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं। ग्रामीण परिवारों का सामाजिक आर्थिक सर्वे करवाया जाएगा और पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के जरिए यह सर्वे होगा और तत्काल सर्वे किए जाने की तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्य योजना 20 मार्च तक देने के लिए सीएम का निर्देश आ चुका है। अब इसके लिए कदम उठाना और इसे मुकम्मल करना प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के जरिए यह सर्वे करवाया जाएगा। तत्काल सर्वे की तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं और कार्य योजना 20 मार्च तक देने के लिए सीएम ने ऐलान किया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से उस सर्वे शुरू होगा जिसके तहत पक्के मकान दिए जाने या अन्य विषयों को लेकर, क्योंकि आर्थिक और सामाजिक आधार पर यह सर्वेक्षण होगा, तो इस सर्वे से ये कई लक्ष्य साधने का प्रयास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का रहेगा। ऐसा उन्होंने कई मंचों से जिक्र किया। चूंकि जनगणना नहीं हो रही है, इसलिए जनजातीय या जाति आधारित जो लाभ दिए जाने हैं समाज में वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में सीएम भूपेश बघेल ने खुद इस सर्वे को शुरू कराने के लिए आर्थिक और सामाजिक आधार पर घोषणा की है। और श्योपुर से एक और अहम खबर आपको बता दें, जहां 2 चीतों को जंगल में रिलीज किया गया। दरअसल 2 चीते जंगल में छोड़े गए हैं। उवान और आशा को जंगल में छोड़ा गया। एक नर और एक मादा चीता जंगल में छोड़े गए। 17 सितंबर को नामीबिया से इन्हें लाया गया था और दरअसल 8 चीते आए थे। डीएफओ प्रकाश वर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने इन्हें रिलीज किया और अन्य चीतों को भी एक एक कर इसी तरह से जंगल में छोड़ा जाएगा। चलिए फटाफट अंदाज में 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं।